हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ठीक है पॉलिटी का वन शॉट रिवीजन वीडियो देखेंगे। ठीक है, पूरा पॉलिटी एक ही सिंगल वीडियो में कवर होगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स एवोल्यूशन 1773 से 1947। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वेरियस एक्ट्स पास बाय ब्रिटिश बिफोर इंडिपेंडेंस विच सेव्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पहला जो इम्पोर्टेंट एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। ठीक है, और कौन थे वो? वॉरेन हेस्टिंग थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई 1774 में। लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या खासियत थी? ठीक है, तो पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया को कंट्रोल करने की। और इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। और कौन बने वो? वॉरेन हेस्टिंग। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फाउंडेशन तैयार किया। आगे बात करेंगे 1781 में एमेंडिंग एक्ट आता है। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। टू रिमूव डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 डिफाइंड द पावर्स एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसने क्या किया? ठीक है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कमियां थी, ठीक है, उसको हटाया और पावर्स और जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन किया इन्हें। ठीक, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसका क्या काम था? डिस्टिंक्ट बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। कॉमर्शियल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर्स थे। इसने क्या किया? इंट्रोड्यूस ड्यूअल गवर्नमेंट। तो आपसे पेपर पूछा जाएगा कि ड्यूअल गवर्नमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आप बताओगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1813 में चार्टर एक्ट आता है। ये क्या करता है? इंडेड मोनोपोली ऑफ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड। क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड इन इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटती है जो चार्टर एक्ट 1813 आता है। इसने भारत में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी और बस इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को टी ट्रेड और चाइना ट्रेड से छूट दी गई। ठीक है, तो 1833 में चार्टर एक्ट 1833 क्या कहता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इंडेड एक्टिविटीज़ ऑफ EIC एज ए कॉमर्शियल बॉडी। तो EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉमर्शियल बॉडी से पूरा तरह ख़त्म कर दिया। ठीक है, लॉ मेंबर लॉर्ड मैकाले इंट्रोड्यूस इन काउंसिल। ठीक है, तो लॉ मेंबर यानी लॉर्ड मैकाले थे, वो इंट्रोड्यूस हुए काउंसिल में। 1853 का चार्टर एक्ट आता है। सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। एडेड 6 न्यू मेंबर्स ऑफ टू लेजिस्लेटिव काउंसिल फर्स्ट टाइम इनलार्जमेंट। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज फर्स्ट टाइम। तो चार्टर एक्ट 1853 की घटना क्या होती है? चार्टर एक्ट 1853 में, ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया जाता है। 6 नए मेंबर जोड़े जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में और सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन की शुरुआत की जाती है। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1858 आल्सो कॉल्ड एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रूल ऑफ कंपनी रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ क्राउन। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या अब वो वायसराय ऑफ इंडिया हो गया। तो इम्पॉर्टेंट घटनाएं देख लो आप। 1773, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है, 1833 जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। अब 1858 में क्या होता है? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो वायसराय बन गया। ठीक है, ये चीज़ समझ रहा। और फर्स्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और फर्स्ट वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, दिस एक्ट एबॉलिश्ड ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ पिट्स एक्ट। ठीक है, तो पिट्स एक्ट कब आया? 1784 में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएटेड इन ब्रिटिश कैबिनेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किस एक्ट की तरह क्रिएट किया गया? 1858 के एक्ट द्वारा। ठीक है, और कहाँ पर? ब्रिटिश कैबिनेट के अंतर्गत। 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो आगे 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। 1861 रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इंडियंस इन काउंसिल। वायसराय empowered to
इश्यू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, आपके 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए हैं, ठीक है, एक 1861 में, एक 1892 में, 1809 में, ठीक है। तो 1861 में क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर किया जाता है मुंबई और मद्रास में, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडियंस इन काउंसिल में, ठीक है। वायसराय को एम्पावर किया जाता है कि वो इमरजेंसी के दौरान ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्नाइज होता है। फिर 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, बजट डिस्कशन अलाउड, क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव अलाउड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर। 1909 का इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए और इम्पोर्टेंट जो खासियत रही कि इसमें मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। फर्स्ट इंडियन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज SP सिन्हा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 1909 को पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स था और फर्स्ट टाइम इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए और फर्स्ट इंडियन इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो बने SP सिन्हा। 1919 को देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आता है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस, इसे प्रोविंस ने डायरकी इंट्रोड्यूस की। बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंडेड टू 6। अब इन्होंने क्या किया ना, 1909 की घटना को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम से के स्थान, अब मुस्लिम के अलावा इन्होंने सिख के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की, ठीक है। 1919 में इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, बाई कैमरल लेजिस्लेचर की व्यवस्था की गई और डायरकी इन प्रोविंसेस की इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। 1935 का आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन नेवर केम इनटू फोर्स, बाई कैमरली इन 6 प्रोविंसेस, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश इन 1937, RBI established, UPSC and state PSC established, separate electorate extended further। तो वेरी इंपॉर्टेंट सारे मोस्टली फीचर 1935 से उठाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकतर। तो 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। 1947 में इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, क्रिएटेड 2 डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम सोवरेन। ईच एक्ट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट एंड अल्टीमेटली लेड टू पूर्ण स्वराज, ठीक है, गोल्डन लाइन। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता 1774 में, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई 1909 में, और डायरकी की व्यवस्था की गई 1919 में, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की व्यवस्था की गई 1935 में। RBI एक्ट आया 1935 में, फेडरल कोर्ट की व्यवस्था 1937 में, और इंडिपेंडेंस मिली 1947 को, ठीक है। और 32 में रिवीजन करना देखो है 1773 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, प्लस सुप्रीम कोर्ट। 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1858 ग्राउंड रूल, 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट, 1919 डायरकी, 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्लस RBI प्लस फेडरल कोर्ट, 1947 इंडिपेंडेंस। देखो आगे बात करेंगे प्रीएम्बल और बारोड फीचर की बात करेंगे। तो प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट विच सेट्स आउट द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कीवर्ड्स देख लेते हैं और देयर मीनिंग। सोवरेन माने होता है इंडिया इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब होता है अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, ठीक है। सेकुलर द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। Democratic power resides with the people. Government is elected by the people. Republic, the head of the state is an elected representative, not hereditary. Justice, social, economic and political justice for all. Liberty, freedom of thought, expression, belief, faith and worship. Equality देता है, equality of status and opportunity. Fraternity, assurance of dignity of the individual and unity and integrity of the nation. देखो अब इससे रिलेटेड काफ़ी केसेज हुए, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस था 1973 में। ये क्रम पूछते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो KMSI, ठीक है, आपको याद रखना है KMSI, ठीक है। कुमारी सी, ऐसे याद हो, कुमारी सी, ठीक है, कुमारी सी है, ठीक है। KMSI
तो केशवन भारती केस होता है 1973 में, मिनर्वा मिल्स केस होता है 1980 में, और एसआर बम्बई केस होता है 1994 में, और आईआर कोयलो केस होता है 2007 में, ठीक है। तो केशवन भारती केस में पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है बट इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। मिनर्वा मिल्स केस 1980 आता है, तो इसने क्या बोला, लिमिटेड अमेंडिंग पावर, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कह रहा है आप अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड, ठीक है। आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक, ठीक है, बैलेंस बना के रखना है ताकि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। एसआर बम्बई केस 1994, सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एसआर बम्बई केस में 1994 में बोल दिया गया कि सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। आईआर कोयलो केस 2007, 9 शेड्यूल लॉज आर वैलिड ओनली इफ दे डू नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो कहाँ से फीचर्स बारो किए गए, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। तो पार्लियामेंट्री फॉर गवर्नमेंट आर्टिकल 74, 75, 79 टू 122, रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14, लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर आर्टिकल 107 टू 111, सिंगल सिटीजनशिप आर्टिकल 5 टू 11, कैबिनेट सिस्टम आर्टिकल 74, लेजिस्लेटिव प्रिविलेज आर्टिकल 105 टू 194, ठीक है। आगे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया गया, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू 35 पावर किए, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, 32 टू 26, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर्टिकल 124 टू 147, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 में है, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा आर्टिकल 81 का ए पार्ट है। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, तो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो कि आर्टिकल 245 से 254 में है। रेजिडुअल पावर्स विद सेंटर 248 में है, एंट्री 97 में है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर 155 में है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 में है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। 7th शेड्यूल आर्टिकल 301 से 307। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से देखो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रीएम्बल में वो, ठीक है। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 360। सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म आर्टिकल 51 ए प्रीएम्बल। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिससे रिलेटेड आर्टिकल है 368। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये इससे आर्टिकल रिलेटेड है 80, ठीक है। तो देख लेंगे सेलिएंट फीचर्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिगिड येट फ्लेक्सिबल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस है, सेकुलर स्टेट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है। देखो शॉर्ट नोट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की टू ओपन एंड माइंड, ठीक है। प्रीएम्बल वाज अमेंडेड but by the 42nd Amendment Act 1976 to add the word socialist secular integrity। तो ISS, ठीक है, ये याद रखना है आपको, इंटीग्रिटी सोशलिस्ट सेकुलर, ये वर्ड जोड़े गए 42nd Amendment 1976 से, ठीक है। आगे देखो अमेंडमेंट्स टू प्रीएम्बल, तो 42nd Amendment Act 1976 एडेड वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। 86th Amendment Act 2002 एडेड फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो वो आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल, इन्फोर्सेबल इन कोर्ट एंड फॉर्म द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, आर्टिकल 14 टू 18 में दिया गया है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है।
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 15(3), 15(4), 16(4) सोशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, चिल्ड्रेन, सोशली एंड एजुकेटेड बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है, SC ST। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 में दिया गया है, 6 फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंतर्गत हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन 20, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22, ठीक है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 to 6 में, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज वैलिड। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो 23 और 24 में दिया गया है। तो क्या है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 23 में बोला गया है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज आर्टिकल 24 के अंतर्गत है। तो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 या कॉग्निजेबल ऑफेंस, चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हैजार्डस वर्क। आगे बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, कब वो किस में बोला गया है, आर्टिकल 25 से 28 में। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन, ठीक है, वो आर्टिकल 25 में बोला गया है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26 में। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन आर्टिकल 27 के अंतर्गत है, ठीक है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप आर्टिकल 28 के अंतर्गत। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि आपको कोई भी धर्म मानने का है, ठीक है, और अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की आज़ादी है, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ, स्टेट कैन रेगुलेट सेकुलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजन आर्टिकल 26B क्या कहता है, मैनेज ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 29 में है, और राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 में कहा गया है। अप्लीकेबल टू ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस लिंग्विस्टिक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 में है। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर टू इशू रिट्स नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सस्पेंड ड्यूरिंग एमरजेंसी आर्टिकल 359। तो 6 फ्रीडम आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको शाम आरपी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, शाम हुई आरपी सिंह मिलने आए, ठीक है। तो स्पीच, ठीक है, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। तो आर्टिकल 19 रिस्ट्रिक्शन क्या है, आर्टिकल 19 में 91 का ए है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। 2 है सॉवरेनिटी नहीं भंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी को खतरा नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी होनी चाहिए, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट नहीं होना चाहिए। 19(1) का बी है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर है। 19(1) का सी है, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी है, ठीक है। 19(1) में डी और ई में जनरल पब्लिक इंटरेस्ट भंग नहीं होना चाहिए। 19(1) का जी में है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोफेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो वो इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं। केशवानंद भारती केस 1973 में होता है, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। मेनका गांधी केस 1978 में होता है, एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। मिनर्वा मिल केस 1980 में होता है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आज कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। ओल्गा टेलिस केस 1985, राइट टू लाइवलीहुड पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। और आयर केलो केस 2007 में 9th शेड्यूल लॉ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर। देखो रिट्स आर्टिकल 32 के अंदर कहते हैं, हैबियस कॉर्पस यू मे हैव द बॉडी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट, मैंडामस यू वी कमांड फॉर पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। प्रोविजन टू फॉरबिड स्टॉप इन्फीरियर कोर्ट, क्रिटोरी टू बी सर्टिफाइड क्वेस ऑर्डर ऑफ इन्फीरियर कोर्ट, क्यू वारंटो बाई व्हाट अथॉरिटी, चेक इलीगल क्लेम्स टू पब्लिक ऑफिसेज। Amendments related to fundamental rights. First amendment 1951 added 9th schedule reasonable restriction.
42nd Amendment 1976 added socialist secular in preamble. 44th Amendment 1978 right to property removed from fundamental right. Now Article 300 एक के अंतर्गत आता है. तो फंडामेंटल राइट्स और फॉर इंडिविजुअल्स नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, वाइटल फॉर इंश्योरिंग लायबिलिटी, इक्वलिटी एंड जस्टिस. तो आगे बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, तो ये आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं. ये राज्य के लिए निर्देश है. आप इसे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इसके लिए याचिका दायर नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन शासन का अधिकार है. ठीक है, तो देखो DPSPs आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड वेलफेयर ऑफ द पीपुल. आर्टिकल 36 डेफिनेशन दी गई है. DPSP शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट. आर्टिकल 37 है, एप्लीकेशन है, ठीक है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ठीक है, आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर है, प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर. 39 है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. ऑल सिटीजन्स men and women have right to adequate means of livelihood. 39B distribution of material resources, best distribution of material resources to subserve the common good. आगे 39C बोलता है prevention of concentration of wealth, prevent concentration of wealth and means of production to the common detriment. 39D बोलता है equal pay for equal work, equal pay for equal work for both men and women. Very important article है. 39E health and strength of workers, protect health and strength of workers, men and women and children. आर्टिकल E में बोला गया है. ठीक है, 39F children freedom and dignity. Children are given opportunity to facilitate to develop in a healthy manner freedom and dignity in childhood. 39G बोलता है protection of monuments, protect and improve environment and safeguard forest and wildlife. ये भी important है, इसको भी आपको याद रखना है. ठीक है, 39H पंचायत, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद नेसेसरी पावर्स. 39I क्या कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है. ठीक है, प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. 39J जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव. 39K बोलता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. 39L बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा. द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर UCC फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. 39M बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट. 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. आर्टिकल 41 क्या कहता है राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड असिस्टेंस in certain cases unemployment, old age, sickness and disablement. ठीक है, 41 right to work education public assistance, very important ये वाला. 42 just and human condition of work and maternity relief, state shall make provisions for just and human. ठीक है, 43 living wage, state shall secure living wage, decent standard of life and full enjoyment of leisure and social cultural. ठीक है, 43 है participation in management of industries, state shall take steps to secure participation of workers in management of industries. 45 early childhood care. ठीक है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर UCC. 45 में स्टेट शैल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 years. 46 promotion of education and economic interest of SC/ST, promote with special care the educational and economic interest of SCs, STs and protect them from social injustice and exploitation. Article 47 nutrition and standard of living, duty of state to raise level of nutrition and standard of living and improve public health. Article 48 organization of agriculture and animal husbandry, state shall take steps for organization of agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Article 48A environmental
environment, 42nd amendment, states shall protect and improve environment and safeguard forest and wildlife. 49 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, स्टेट्स शैल प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट. आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, 42nd amendment, स्टेट्स शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज. आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. States shall promote international peace and security, respect international law and treaty. तो वो आर्टिकल सुपर मेमोरी ट्रिक आपको याद रखना है आर्टिकल 39 से A to M के. तो आज भैया कैंटीन में हेल्थ किट्स प्रोटेक्ट फ्रीडम से मिले गिफ्ट, जस्ट काम करके पार्टीशन लाया यूनिफॉर्म. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. दो क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP देख लेते हैं. तो बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी और बेस्ड ऑन नेचर देख लेते हैं. तो आइडियोलॉजी सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत आर्टिकल 38, 39B, 39C, 39D, 41, 42, 43 आता है. गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आर्टिकल 40, 43, 46, 47 आता है. लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंतर्गत आर्टिकल 39A, 39E, 39F, 44, 48, 51 आता है. बेस्ड ऑन नेचर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर्टिकल 39B, 39C, 39D, 41, 43, 43A, 47, 48. सोशल प्रिंसिपल आर्टिकल 38 है, 39A है, 39E है, 39F है, 42, 46, 47, 51 है. ठीक है. इंटरनेशनल प्रिंसिपल आर्टिकल 51 में और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल आर्टिकल 40, 48, 49, 50 में है. आगे बात करेंगे अमेंडमेंट रिलेटेड टू DPSP. तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया. इंसर्टेड आर्टिकल 3A एंड 31B. ठीक है, टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स लॉज फ्रॉम चैलेंज ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 42 अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में. एडेड आर्टिकल 39 है, 43 है, 48 है. ठीक है. 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया. मॉडिफाइड आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 years. आगे बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स की. तो DPSP दो कंसर्न द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन जनरल. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स कंसर्न द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. तो इन फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के लिए है. DPSP क्या है, जनरल सोसाइटी के लिए है. DPSP नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट है, आर्टिकल 36 बोलता है. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स है, जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट है. ठीक है. DPSP है, निगेटिव इन नेचर है, स्टेट शुड डू. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव इन नेचर है, स्टेट शुड नॉट डू. DPSP लार्ज इन नंबर है, फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड नंबर है. DPSP मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी. DPSP guide the state in making laws and policies. Fundamental rights limits the power of state. Both are complementary to each other. ठीक है. DPSP are inspired by Irish Constitution. DPSP are justiciable in the UK but non-justiciable in India. ये important point है. ठीक है. DPSP are fundamental in the governance of the country. Article 37. DPSP are included in Article 4, Part 4, 36 to 51. मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 38, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 51. देखो. और मेजर कमीशन क्या था, सोन सिंह कमेटी 1976 एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. DPSP आर द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट आर हर्ड. देखो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 51A में दिए गए हैं. पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल ड्यूटीज टू अबाइड फर्स्ट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. 2 है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड ऑफ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. 3rd है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. 4th में है टू डिफेंड
country and render national services when called upon to do so. Fifth, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religion, language, region or sect, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. सिक्स पार्ट क्या कह रहा है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. सेवन्थ क्या बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड विल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर. एट पार्ट क्या कह रहा है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. नाइन्थ, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस. 10. To strive towards excellence in all spheres of individuals' collective activity. 11. क्या है वो, to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. Important points. Fundamental duties were added by the 42nd Amendment Act 1976 on the recommendation of Son Singh Committee. They are not enforceable by any court. ओरिजिनली 10 ड्यूटीज थी, लेकिन 11 ड्यूटी एडेड बाई 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 RTE एक्ट. दे आर इंस्पायर्ड बाई USSR कॉन्स्टिट्यूशन. दो कमिटी रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, सोन सिंह कमेटी 1976 में आई, कोठारी कमेटी 1976 में आई और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 1961 में. तो सोन सिंह कमेटी की हेड कौन थे, सोन सिंह. इन्होंने सजेस्टेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़. कोठारी कमेटी के हेड थे DS कोठारी. इन्होंने बोला सजेस्टेड द वेज एंड मीन्स टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़. नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इसने बताया कि टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया. देखो अदर इंपॉर्टेंट कमेटी देख लेते हैं. सरकारिया कमीशन 1983-87 में आई, किस लिए थी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिगार्डिंग थी. पुंछी कमीशन 2007 में आई, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिगार्डिंग. इसका ऑर्डर पूछ लेता है तो ये आपको याद रखना है. तो सरकारिया कमीशन पहले आया, ठीक है, और पुंछी कमीशन बाद में आया. ऐसे याद रखना है. SP, ठीक है, SP असलम चौधरी, ठीक है, धुरंधर वाला, ठीक है. तो सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन. जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट निर्भया केस, ठीक है. और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड लीगल रिफॉर्म्स टू द गवर्नमेंट. नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेडेड बाई MN वेंकट चलैया. देखो DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे डिफरेंस देख लेते हैं. तो DPSP है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किए गए. ये नॉन जस्टिसेबल है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री है, बेस्ड ऑन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, ठीक है. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, नॉन जस्टिसेबल हैं, फॉर द गुड सिटीजनशिप, फंडामेंटल टू सिक्योर द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, ठीक है. टेकन फ्रॉम USSR कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A से लिए गए. ट्रिक क्या है इनको रिमेंबर करने की 11 ड्यूटी की. देखो AC, ठीक है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. C चेरिश नोबल आइडियल्स. S सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी. चौथा D बोलते हैं, ठीक है, डिफेंड द कंट्री. पाँचवा हारमोनी एंड डिग्निटी ऑफ C फॉर कंपोजिट कल्चर. P प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट और D डेवलप साइंटिफिक टेम्पर. S सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. E एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स. E एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स. तो आपको ये लिख के याद करने हैं, EC SD SC PD SEE. तो वो असलम चौधरी से धुरंधर, तो इसको याद रखने का तरीका है, असलम चौधरी से धुरंधर ही
चैट पे देख सका सी, देख सी, ठीक है, देख के बाद सी लिखना है, ठीक है। तो असलम चौधरी से धुरंधर ही चैट पे देख सकी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। टोटल ड्यूटीज़ कितनी है, 11 हैं। एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट है, ठीक है। एक्स्ट्रा ड्यूटी 86 अमेंडमेंट 2002, एजुकेशन टू चाइल्ड 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। इंस्पायर्ड बाई यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से कमेटी, सोनसिंग कमेटी के रिकमेंडेशन 1976, इम्पोर्टेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 1961, ठीक है। रिमेंबर्स राइट्स प्रोटेक्ट यू, ड्यूटीज मेक यू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। आगे बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल 51A के अंतर्गत। चलो तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना भाई। इसके अभी दे को पी से 10 साल। तो आगे बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इलेक्शन आर्टिकल 54 के अंतर्गत है। इलेक्टेड बाई एन इलेक्टेड कॉलेज, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इलेक्टेड बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 के अंतर्गत है। सिटीजन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में दी गई है। क्या बोलता है, सिटीजन होना चाहिए भारत का, ठीक है, 35 साल का हो चुका हो, ठीक है, और लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य हो, और कोई ऑफिस प्रॉफिट वाला होल्ड ना कर रहा हो। टर्म एंड री इलेक्शन क्या है, टर्म होता है इसका 5 साल का। एलिजिबल है वो री इलेक्शन के लिए, और कई बार भी वो री इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब पावर्स देख लेंगे, फंक्शन देख लेंगे। तो एग्जीक्यूटिव पावर में देख लेंगे तो ये पीएम को अपॉइंट करता है, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है, कैग को अपॉइंट करता है, ईसी, ठीक है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष उनको अपॉइंट करता है, यूपीएससी चेयरमैन को अपॉइंट करता है और मेंबर्स को, ठीक है। लेजिस्लेटिव समन्स प्रोड्यूस डिसॉल्व पार्लियामेंट, एसेंट टू बिल्स कैन वीटो, ठीक है, एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फाइनेंशियल में देख लेते हैं तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट बिफोर पार्लियामेंट, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, ठीक है। जुडिशियल पैरडेंस रिप्रीव्स डिस्पाइट रिमिशंस कम्यूट्स एंड सस्पेंड सेंटेंसेज, आर्टिकल 72 के अंतर्गत, ठीक है। मिलिट्री सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज होता है। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनल अफेयर्स, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल अफेयर्स, अपॉइंट्स एम्बेसडर, रिसीव्स इनवॉइस, इमरजेंसी कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अंतर्गत। प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स, आर्टिकल 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। अदर में देखो अपॉइंट पीएम एंड एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब देखो राम, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में दिया गया है, कैन बी इम्पीच फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके लिए एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस नोटिस देना चाहिए, पासिंग बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। नंबर ऑफ टाइम्स नो लिमिट, ठीक है। रिमूवल इज डन बाई वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, एमपीज प्लस एमएलएज। टर्म 5 साल का होता है, मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। कैन बी रिइलेक्टेड, नो लिमिट है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। आर्टिकल 72 पैटर्न पावर प्रेसिडेंट को देता है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखेंगे तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट इज एब्सेंट, रिजाइंस, रिमूव्ड और डाइज, ठीक है। तो इलेक्शन आर्टिकल 66 के अंतर्गत है। तो इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक, कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज,
क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। उसमें था लोकसभा और ये है राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा और प्रेसिडेंट लोकसभा। नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, सेम वही। अब देखो कंपेरिजन करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पे, तो इलेक्शन है तो ये इलेक्शन पे इसके, ठीक है, एमपीज और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक है, इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, ओनली एमपी, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। टर्म इसका ही 5 साल, इसका ही 5 साल है। री इलेक्शन एलिजिबल है, नो लिमिट है, इनके लिए भी एलिजिबल है, नो लिमिट है, ठीक है। और रिन्यूअल बाय इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 और बाय रेजोल्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो रेजोल्यूशन लेके आना होगा आर्टिकल 67B के अंतर्गत। वोट इन राज्यसभा नहीं दे सकता, वाइस प्रेसिडेंट दे सकता है इन केस ऑफ टाई होता है तो, ठीक है। एक्टिंग रोल पीएम एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट, ठीक है, एब्सेंट्स। एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट एब्सेंट, डाइज, रिजाइंस और रिमूव्ड। सैलरी फिक्स बाय पार्लियामेंट और फिक्स बाय पार्लियामेंट, ठीक है। पैर्डनिंग पावर आर्टिकल 72 के अंतर्गत है। प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पैर्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, इमिशन, कम्यूट और सस्पेंड द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ कोर्ट मार्शियल, आर्म फोर्सेज, सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शियल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। President can be moved for violation of Constitution. Vice President can be removed by a resolution passed by an office effective majority of Rajya Sabha. The President is the first in order of precedence. Dr. Rajendra Prasad, first President of India. Dr. S. Radhakrishnan Sarvepalli Radhakrishnan, first Vice President of India. V.V. Giri, only President to resign and contest election, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, वो फर्स्ट सिटीजन होता है बट रूलर नहीं होता है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन लोकसभा, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 के अंदर कंसिस्ट ऑफ पीएम प्लस अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ये 19 फर्स्ट अमेंडमेंट 2003 के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। तो मिनिस्टर्स आर पेड सैलरी एंड अलाउंसेज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर्स को जो सैलरी मिलती है कहाँ मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट अटेंड्स इट्स मीटिंग। अटॉर्नी जनरल क्या है, मेंबर ऑफ काउंसिल का मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मेंबर नहीं है बट वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, ठीक है। गवर्नर आर्टिकल 153 से 6162 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। टर्म इसका 5 साल होता है, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। Not a member of state legislature, can be removed by president, can be reappointed, oath administered by chief justice of the high court, salary and allowances charged on consolidated fund of the state. तो कंपेरिजन गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट गवर्नर है, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और प्रेसिडेंट है इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा, ठीक है। और गवर्नर का टर्म 5 साल, प्रेसिडेंट का टर्म भी 5 साल। रिमूवेबल कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की जरूरत है, ठीक है। गवर्नर रीअपॉइंटमेंट कैन बी रीअपॉइंटेड, ठीक है। प्रेसिडेंट नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर कॉन्स्टिट्यूटेड हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड हेड ऑफ द यूनियन। लेजिस्लेटिव कैन डिजॉल्व स्टेट असेंबली, कैन डिजॉल्व लोकसभा, ठीक है। पैडिंग पावर इन स्टेट मैटर, इन यूनियन मैटर्स, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर मोर स्पेशली इन हंग असेंबली, वेरी लेस मोस्टली इन एड एंड एडवाइस, ठीक है। पावर्स ऑफ गवर्नर देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स अपॉइंट सीएम, अदर मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, अपॉइंट्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी मेंबर्स ऑफ स्टेट, पीसीएससी, ईटीसी, ठीक है।
Legislative power summons, produce, dissolve state legislature, address and send message to the House. Financial power recommend money bills, discretionary power, appointing of CM, hung assembly, reservation of bills for president, emergency powers, report to the president for imposition of president rule, article 356, ठीक है. और चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन द स्टेट अपॉइंटेड बाय गवर्नर, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, collectively responsible to state legislative assembly, can be removed by a vote of no confidence, usually by the governor appoints the leader of the majority party as CM. In case of hung assembly, governor uses his discretion. देखो डिफरेंस बिटवीन पीएम एंड सीएम देख लेते हैं. तो लेवल इसका यूनियन होता है, पीएम का सीएम होता है, ठीक है. और अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है पीएम, सीएम अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा. पीएम लोकसभा का नेता होता है और सीएम स्टेट असेंबली का. हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों ही होते हैं, पीएम और सीएम. कैन बी रिमूव्ड बाय पीएम लोकसभा के द्वारा और स्टेट असेंबली में सीएम हटाया जा सकता है, ठीक है. पोजीशन इन कॉन्स्टिट्यूशन पीएम की मेंशन नहीं है, ना तो सीएम की मेंशन है. तो अब देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. तो आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलता है. आर्टिकल 75 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर. आर्टिकल 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट्स है. आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है. आर्टिकल 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर. आर्टिकल 164 में अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स. आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल है. तो रिलेशनशिप बिटवीन CM and governors. Governor acts on the aid and advice of the Council of Ministers headed by CM. Article 163. CM keeps governor informed about all important decisions of the Council of Ministers. If governor and Council of Ministers have different opinions, governor may refer the matter to president. In a hung assembly, governor discretion is important to in appointing CM. तो important facts दे लेते हैं. तो फर्स्ट PM ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू थे. फर्स्ट CM ऑफ यूपी गोविंद वल्लभ पंत. फर्स्ट वुमेन PM इंदिरा गांधी. और 80 स्टॉप कमेटी 1952 रिकमेंडेड 50% लिमिट ऑन साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 50% लिमिट मेड कॉन्स्टिट्यूशनल. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन में प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ PM, ठीक है. स्टेट में गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ CM. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ठीक है. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा से मिलकर बनती है प्लस लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक है. लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपुल और राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है. तो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स तो परमानेंट हाउस होता है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 250 फिलहाल. 238 मेंबर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होते हैं. 12 मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं. 1/3 मेंबर्स रिटायर्स एवरी 2 ईयर्स. टर्म ऑफ मेंबर 6 ईयर्स होता है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. डील्स विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड कॉन्टिन्यूटी. लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल. मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 552 है. 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरीज से, 2 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. एंग्लो इंडियन कमेटी अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. नॉट अप्लीकेबल नाउ, ठीक है. टर्म ऑफ हाउस 5 ईयर्स. कैन बी डिजॉल्व एलियर बाय प्रेसिडेंट. स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. रिप्रेजेंट पीपुल एंड पॉपुलर विल, ठीक है. मनी बिल क्या है? आर्टिकल 110 में है. कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा. लोकसभा में ही केवल इंट्रोड्यूस किया जाएगा. रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इन नेसेसरी. प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नेसेसरी है. आफ्टर पास बाय लोकसभा इट इज सेंट टू राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन, ठीक है. राज्यसभा मस्ट रिटर्न इट विद इन 14 डेज. तो राज्यसभा इसको रोक नहीं सकता है, 14 दिन के बाद इसको वापस करना ही पड़ेगा. इफ़ नॉट रिटर्न विद इन 14 डेज इट इज डीम्ड टू बी पास. अगर नहीं वापस किया तो ये अपने आप ही पास हो जाता है, ठीक है. लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा. लोकसभा राज्यसभा की शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, सुझावों को मानने के लिए, ठीक है. स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स वेदर इज अ बिल मनी बिल और नॉट. दो ऑर्डिनरी बिल अदर देन मनी बिल तो कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउसेज. तो ऑर्डिनरी बिल है, आप उसको किसी भी राज्यसभा लोकसभा में किसी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो. आफ्टर पास्ड बाय वन हाउस इट इज सेंट टू द अदर हाउस, ठीक है. इफ़ द अदर हाउस रिजेक्ट इट्स बिल फेल्स, ठीक है. लेकिन मनी बिल केस में ऐसा नहीं होता. अगर राज्यसभा रिजेक्ट भी करती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. वो इफ़ द अदर हाउसेज पासेज द अमेंडमेंट इट इज सेंट बैक. इफ़ द फर्स्ट हाउस एग्रीज बिल पास्ड. इफ़ द फर्स्ट हाउस डज नॉट एग्री बिल मे फेल, ठीक है. इन केस ऑफ डेडलॉक जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के अंतर्गत है. राज्यसभा और लोकसभा में देख लो, नेचर परमानेंट हाउस होता है, लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है. डिजोल्यूशन नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, कैन बी डिजॉल्व.
मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 250 होती है, इसकी 552 होती है, ठीक है। राज्यसभा की लोकसभा की 552 होती है। और मेंबर फ्रॉम स्टेट्स राज्यसभा में 238 होते हैं और लोकसभा में 530। मेंबर फ्रॉम यूटीज़ लोकसभा में 20 होते हैं, राज्यसभा में 0 होते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा में 12 होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। पहले 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, बट अब नहीं होते, ठीक है। टर्म्स ऑफ मेंबर्स 6 साल होता है राज्यसभा का, लोकसभा का होता है 5 साल। रिटायरमेंट 1/3 मेंबर्स रिटायर 2 साल में हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा में केस में पूरे सारे ही मंत्री हो, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का और लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ मनी बिल कैन नॉट ओरिजिनेट राज्यसभा में, लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है मनी बिल। पावर इन मनी बिल कैन डिस्कस एंड सजेस्ट अमेंडमेंट राज्यसभा केवल डिस्कस कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है, लेकिन फाइनल आउटकम जो डिपेंड करता है वो लोकसभा पे है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल जो दिया है आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है, कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, किसी भी हाउस में लेके आ सकता है। नो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। पास इन ईच हाउस बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। सम अमेंडमेंट्स रिक्वायर रेटिफिकेशन बाई एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल लेजिस्लेचर फेडरल फीचर, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल 108 के अंतर्गत है। हेल्ड व्हेन देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन एन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर उसकी मीटिंग करता है, ठीक है, डिसाइड करता है, अध्यक्ष करता है। बिल इज पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो अब बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी की। पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC होती है, एग्जामिन द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट, ठीक है। PAC क्या करती है, एनुअल अकाउंट ऑफ द यूनियन एग्जामिन करती है, पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है। एस्टिमेट कमेटी है, एग्जामिन द एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करती है, CPO, एग्जामिन द वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अंडरटेकिंग, ठीक है। कमेटी ऑन petitions looks into petition received from the public regarding grievances, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है। आर्टिकल 80 में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा है। 81 में कंपोजिशन ऑफ लोकसभा है। 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। 84 में क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप है। आर्टिकल 85 सेशंस प्रोरोगेशन रिजोल्यूशन बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 99 पावर्स प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ है। आर्टिकल 105 में पावर्स प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ मेंबर्स है। आर्टिकल 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है। आर्टिकल 108 जॉइंट सीटिंग है। आर्टिकल 11 एसेंट टू बिल्स है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल्स है, ठीक है। तो हाइल्ड वन लाइन्स क्या है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। जॉइंट सीटिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स। स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। तो राज्यसभा का टर्म 6 साल, लोकसभा का टर्म 5 साल। रिटायरमेंट इन राज्यसभा 1/3 लोग रिटायर रहते हैं 2 साल में। मनी बिल रिटर्न करना होता है 14 दिन के अंदर, ठीक है, वरना वो पास माना जाता है। लोकसभा पीपुल्स हाउस, राज्यसभा स्टेट्स हाउस। देखो जुडिशरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। तो जुडिशरी गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंसर्स रूल्स ऑफ इंटरप्रेट्स लॉज। सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स, आर्टिकल 124। हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स, आर्टिकल 214 की जगह। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इस्टेब्लिश बाय स्टेट 233 से लेकर 237 तक। ट्रिब्यूनल्स फॉर स्पेशलाइज्ड मैटर्स, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 में है। एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है, कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर जजेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया, 5 years जज ऑफ हाई कोर्ट और 10 years एडवोकेट इन हाई कोर्ट और इमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है। टेन्योर क्या है, 65 साल तक एज तक, ठीक है। रिन्यूअल बाय इम्पीचमेंट, स्पेशल मेजोरिटी, सैलरीज एंड कंडीशन नॉट वेरी टू देयर डिसएडवांटेज। हैज ओरिजिनल अपेलेट एडवाइजरी एंड रिव्यू जुरिडिक्शन, ठीक है। तो जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स, अपेलेट अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ठीक है।
एडवाइजरी, प्रेसिडेंट कैन सीक ओपिनियन ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, आर्टिकल 143 की तरह एडवाइजरी लिस्ट है, ठीक है। रिव्यू है, रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स। रिट, आर्टिकल कैन इश्यू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 32 हैबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, मैंडामस, वी command provision to forbid statutory to be certified to by what authority? Dr. Bhimrao Ambedkar called the Article 32 as the heart and soul of the Constitution. हाई कोर्ट्स, आर्टिकल 214 से 231 के बीच में ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, टेन्योर टिल 62 years of age, हैज ओरिजिनल appellate supervisory and writ jurisdiction, कैन इश्यू रिट्स अंडर आर्टिकल 226 वाइडर देन आर्टिकल 32, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, आर्टिकल 233 से 237 के बीच में एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, म्यूनसिपल कोर्ट्स etc, वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, तो क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक मैटर, कैट, एनजीटी, एनसीएलटी, पार्लियामेंट, स्टेट कैन क्रिएट ट्रिब्यूनल्स, देयर ऑर्डर्स आर अपीलेबल टू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुडिशरी रिलेटेड। आर्टिकल 124 क्या बोलता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग सीजीआई। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 132 अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 134 क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील SLP। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 139 ए ट्रांसफर ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। Article 142 Supreme Court can pass any order for complete justice. Article 143 Advisory Jurisdiction. Article 214 High Courts for States. Article 226 Writ Jurisdiction of High Court. Article 32 Writ Jurisdiction of Supreme Court. Article 50 Separation of Judiciary from Executive DPSP. Judicial Review देख लेते हैं। Power of courts to examine the constitutionality of law and executive actions, ensure that all laws and actions are in accordance with the constitution based on supremacy of constitution, article 13, 32, 226, 136, 141। इंपॉर्टेंट केसेस में भारतीय केस 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, गोलकनाथ केस 1967 पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, मिनर्वा मिल केस 1980 बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, आयर कोलो केस 2007 जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स है, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स आर्टिकल 226 वाइडर पावर है, हाई कोर्ट रिट्स CGI रिटायर्स एट 65 years, हाई कोर्ट जजेस एट 62 years। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। ये देखो, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।